कुछ और इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, हम ज़रा उन्हें देख लेते हैं। मैं आपके सामने कुछ MCQs और डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे इस MCQ को एक बार देखते हैं। इन एन आर्टिफिशियल प्लांट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट है। द स्टैंडर्ड आउटपुट सेट फॉर अ वर्कर इज़ 50 यूनिट्स पर डे। एक स्टैंडर्ड आउटपुट बनाया गया है वर्कर्स के लिए कि वो 50 यूनिट्स पर डे बनाएं। दिनेश एक वर्कर ही है, उसने 48 यूनिट्स बनाए हैं एक दिन में। तो आप देखिए स्टैंडर्ड था, कंट्रोलिंग का है ना, ये स्टैंडर्ड बनाया 50 यूनिट, एक्चुअल परफॉर्मेंस आई 48 यूनिट्स। तो आपसे पूछ रहे हैं कि डेविएशन कितनी है, वैल्यू ऑफ डेविएशन क्या है। -2 और +2 दोनों दे रखा है, तो आंसर होगा -2, क्योंकि आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं है, स्टैंडर्ड से कम है। द रीज़न इज़ -2। हाँ जी, डैश एंड डैश आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यह कह रहे हैं ये 4 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनमें से किसको सेम कॉइन की 2 साइड्स कहा जाता है। द आंसर इज़ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। क्योंकि मुझे मेरे मैनेजमेंट में, यानी मैनेजमेंट का काम क्या है, ऑब्जेक्टिव अचीव करना, और मुझे अपने ऑब्जेक्टिव इफ़ेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ, दोनों के साथ अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने होते हैं। एफिशिएंसी कहती है भाई टास्क कंप्लीट करो, कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, रिसोर्स कम से कम लगने चाहिए। इफ़ेक्टिवनेस कहती है कि टास्क कंप्लीट होना चाहिए। तो मुझे दोनों चीज़ें फॉलो थ्रू करनी है, इफ़ेक्टिवनेस भी होनी चाहिए और एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, 7th क्वेश्चन देखो। अभी जब मैंने पिछली वीडियो आपको भेजी थी तो वहाँ पे स्टाफिंग प्रोसेस का सीक्वेंस पूछा था। तो भाई ज़रा सीक्वेंस पर एक बार आप प्लीज़ नज़र मान लेना। सबसे पहले सीक्वेंस में आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो आप देखें चारों पॉइंट में से 2 कहाँ पर है, पहले 4 में से 3 पॉइंट में 2 है, यानी ये आपका आंसर नहीं है। एस्टिमेटिंग मैन पावर के रिक्वायरमेंट के बाद आता है रिक्रूटमेंट, यानी 2 के बाद फर्स्ट। हाँ जी, 2 के बाद फर्स्ट कहाँ पर है, तीनों में ही है सर, 2 के बाद फर्स्ट, तो जो आपने अभी सेलेक्ट कर रखे। रिक्रूटमेंट के बाद हमारा आता है सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन में 2, 1 और 4, 2, 1 और 4, ए और सी में है 2, 1 और 4। सिलेक्शन जब हो जाती है तो हम करते हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। हाँ जी, यहाँ पर है 2, 1, 4, 3। फिर उसके बाद जब प्लेसमेंट हो जाती है तो बंदे को ट्रेन करते हैं 5। द आंसर इज ए, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन 8 भी पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 कहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी। सही बात है, अगर तुम्हारे पास अथॉरिटी आएगी किसी काम की, अथॉरिटी कहते हैं पावर को, अगर आपके पास किसी काम को करने की पावर आती है तो फिर भाई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब मोदी जी को देश का PM बनाकर अथॉरिटी दी गई तो अब उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, जाहिर सी बात है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अथॉरिटी से डिराइव होती है। एंड अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब किसी चीज़ के लिए अगर आपको जिम्मेदार बनाया गया है तो फिर अब आपकी जवाबदेही भी आएगी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, ठीक है। और ज़रा बात समझो, सबसे बड़ा वर्ड है अथॉरिटी। क्या आपको किसी चीज़ की पावर दी गई, अथॉरिटी से आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको पावर दी गई है तो आपको जिम्मेदारी भी दी गई है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद आती है आंसरेबिलिटी। अगर आपको किसी चीज़ की जिम्मेदारी दी गई है, अगर आप उसमें काम नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए आंसरेबल रहेंगे। आंसरेबिलिटी को अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है। तो सही कहा स्टेटमेंट 1 ने कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से आती है और आंसरेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है। बी पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह की जिम्मेदारी है, बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी सबऑर्डिनेट की है, ये बात भी सही है कि वो प्रॉपरली परफॉर्म करे असाइंड ड्यूटी को, जो उसको ड्यूटी दी गई है उसे वो परफॉर्म करे, फॉर विच ही और शी हैज़ बीन डेलीगेटेड अथॉरिटी बाय हिज सुपीरियर। बिल्कुल सही लिखा हुआ है भाई, सुपीरियर ने अथॉरिटी डेलीगेट करी है, इसी वजह से आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, और अब उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना आपकी ऑब्लिगेशन है। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही बातें बोल रहे हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द आंसर इज डी, ठीक है। 9 पॉइंट पर चलते हैं। ये कहता है भाई
मैंने सडनली बीच में जो मुझे एमसीक्यू नज़र आ रहा है ना, मैं वो आपको करा रहा हूँ। यहाँ पे मैं सीक्वेंस में नहीं चल रहा, ठीक है। अब आप लोग एमसीक्यूज देखते जाएं जो जो मैं करा रहा हूँ। टू इम्प्रूव अपॉन इट्स कॉम्पिटिटिव एज, टू इम्प्रूव अपॉन इट्स कॉम्पिटिटिव एज, यानी आप ना कॉम्पिटिटिव एज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, यानी आप मार्केट में और कॉम्पिटिटिव बनना चाहते हैं। ऊपर वाला जो 8th एमसीक्यू था वो ऑर्गेनाइजिंग से था, ये जो 9th वाला है ये मार्केटिंग से लग रहा है मुझे, ठीक है ना। टू इम्प्रूव अपॉन इट्स कॉम्पिटिटिव एज, रतन लिमिटेड हैज़ चेंज्ड द पैकेजिंग ऑफ इट्स हेयर केयर। भाई रतन लिमिटेड ने क्या करा, अपना इनका एक हेयर केयर प्रोडक्ट था, उन्होंने उसकी पैकेजिंग को चेंज कर दिया। दे आर नाउ अवेलेबल इन कंज्यूमर फ्रेंडली डिज़ाइन, पैकेजिंग चेंज करी और अब वो जो प्रोडक्ट है ना वो प्रोडक्ट कंज्यूमर फ्रेंडली डिज़ाइन में आ रहा है। विच हैज़ नोजल अटैच टू द लिड so that the time of usage consumer does not need to open the cap of the bottle। भाई ये कह रहे हैं कि इनका एक हेयर केयर प्रोडक्ट है। अब मैं तुम्हें क्या हेयर केयर प्रोडक्ट बना कर दिखाऊँ यार, ठीक है, तेल की शीशी है एक, ठीक है। अब इसका ढक्कन खोलना पड़ता है सर में तेल लगाने के लिए, इन्होंने एक नोज़ल लगा दी, ठीक है भाई, एक नोज़ल लगा दी कि अब आपको क्या करने की ज़रूरत है, कैप ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, नोज़ल का एक हल्का सा एक छेद ओपन करिए, उससे थोड़ा थोड़ा ऑयल गिरेगा, आप वो लगा लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इन्होंने कर दिया, यानी इन्होंने पैकेजिंग को क्या बना दिया, एक तरीके से कंज्यूमर फ्रेंडली बना दिया, ठीक है ना। इस तरीके का काम इन्होंने करा है। अब ये कहते हैं कि आप बताइए मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म हुआ है। भाई देखो, ये कोई लेबलिंग तो नहीं है, ये कोई प्रमोशन भी नहीं है, ये कोई कस्टमर सपोर्ट सर्विस कहते हैं, प्रोडक्ट बिक गया बाद में सर्विस दे रहे हैं, तो ये भी नहीं है। तो बताओ ये क्या है, एक तरीके से प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अगर मार्केटिंग मिक्स में पूछा जाए मुझसे तो मार्केटिंग मिक्स में ये पैकेजिंग का पार्ट है। पैकेजिंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं, उसमें एक फ़ायदा ये भी है, ठीक है ना। तो ये 9th का आंसर हमारा ए हो गया। अब ये कहते हैं कि अगर आप न्यू शेयर्स पब्लिक को इशू कर रहे हैं तो उसे इशू करने के चक्कर में कुछ खर्च आ रहा है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि फ़ंड रेस करने की कॉस्ट को फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, कि अगर तुम्हें मार्केट से पैसा चाहिए तो उस पैसे को रेस करने के लिए शुरुआत में कुछ खर्चा करना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, उसी को फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। समझ में आई बात, ये नहीं आती। असर्शंस, ये कहते हैं भाई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जब आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर आपको सोशल फोर्सेस पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि कस्टम ट्रेडिशंस। बिल्कुल गलत बात है, सोशल फोर्सेस मुझे सोशल एनवायरनमेंट में पढ़ने को मिलते हैं, तो असर्शन तो बेकार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द की रेगुलेटर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही बात है कि कंट्री की जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, हमारा कंट्री का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, उसका एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो असर्शन ए अपने आप में बेकार बात कर रहा है, लेकिन रीज़न अपने आप में करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा डी, असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, ठीक है। 12th पॉइंट में देख लेते हैं भाई, ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच अ मैनेजर। ये कहते हैं भाई ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये कहते हैं भाई ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं ऑर्डर को, मतलब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को ऑर्डर में लेकर आ सकते हैं और केओस से बाहर आ सकते हैं, आउट ऑफ केओस। आप केओस से बाहर आ जाएंगे, ऑर्डर के अंदर आ जाएंगे। आप कन्फ्लिक्ट रिमूव कर देंगे अमंग द पीपल, क्योंकि अब सबको मालूम रहेगा कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन क्या काम करेगा, है ना। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ इसी का तो नाम है। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एक क्या नाम है पॉइंट है, उसका मकसद यही होता है कि आप लोगों को बताएं कि किसका क्या काम है, उसकी क्या ड्यूटी है। क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट सूटेबल फॉर टीम वर्क, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो टीम वर्क के लिए ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजिंग वर्ड का मतलब ये है कि चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, और ABC मुझे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर फिर ऑल ऑफ दी अबव ही हो जाएगा। समझ में आई बात, ये नहीं आती। एक और पार्ट देखते हैं भाई, ये कहते हैं विच इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मतलब प्लानिंग की आपको कौन सी इम्पॉर्टेंस हाईलाइट की जा रही है। मैं कुछ लाइंस पढ़ रहा हूँ,
इन लाइंस को पढ़ते हुए हमें देखना है कि यहाँ पर प्लानिंग की कौन सी इंपॉर्टेंस हाईलाइट की जा रही है। इफ़ गोल्स आर वेल डिफाइंड, इफ़ गोल्स आर वेल डिफाइंड, एम्प्लॉयज़ आर अवेयर ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डू। गोल्स आर वेल डिफाइंड मतलब गोल्स वेल डिफाइंड हैं, एम्प्लॉयज़ अवेयर हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, एंड व्हाट दे मस्ट टू डू टू अचीव दीज गोल्स। यार मुझे एक बात बताओ, बेहतरीन बात, ये प्लानिंग की वजह से ही तो होता है कि पहले से ही गोल्स डिफाइंड होते हैं। प्लानिंग के अंदर हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, है ना, यानी हमें मालूम है व्हाट टू डू और एम्प्लॉयज़ को मालूम है कि ये करना कैसे, हाउ टू डू। तो आप मुझे बताएं इससे प्लानिंग की कौन सी इनसे प्लानिंग की कौन सी इंपॉर्टेंस निकल कर आ रही है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस ही जो मैंने आपको बताई थी, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। भाई अगर किसी को पहले से ही पता है कि करना क्या है और कैसे करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू पहले ही क्लियर है, तो इसका मतलब आपको पहले ही डायरेक्शन मिल चुका है। दैट इज़ प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंस नज़र आ रही है यहाँ से, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ये कहते हैं इन स्टेटमेंट्स के थ्रू क्या पता लगता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है स्टॉक एक्सचेंज को लेकर। ये एमसीक्यू फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड है। चलो भाई देखते हैं। ए पॉइंट कहता है कि भाई स्टॉक एक्सचेंज आपको अपॉर्चुनिटी देता है, यानी इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर इन्वेस्टर चाहें तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और पैसा निकाल भी सकते हैं। तो सही बात है, आप स्टॉक एक्सचेंज पर इन्वेस्ट करके पैसा डालकर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और सिक्योरिटी बेचकर डिसइन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इट कर्ब्स द मार्केटेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटीज़। चलो जी, बी पॉइंट पर मैं अभी बाद में वापस आऊँगा, पहले सी पॉइंट पढ़ाता हूँ आपको। बाई प्रोवाइडिंग अ रेडी मार्केट इट एक्सटेंड लिक्विडिटी टू द सिक्योरिटी। बिल्कुल, स्टॉक एक्सचेंज का काम ही यही है कि वो आपको लिक्विडिटी देता है। आपको जब अपनी सिक्योरिटी बेचनी है तब आप मार्केट में उसे, रेडी टू मार्केट है वो, कभी भी आप बेच सकते हैं। ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड सिक्योरिटीज़। आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब देखो बी पॉइंट से मैंने क्यों पीछे रास्ता छुड़ाया। मान लो अगर आपको बी पॉइंट की लिखी हुई लैंग्वेज समझ में ना आ रही हो, तो आप ए सी डी पॉइंट को पढ़कर ये ईजिली पता कर पा रहे हैं कि यार ये तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर होता है, स्टॉक मार्केट में होता है। अब बी लाइन भले से आपको समझ में ना आई हो, लेकिन आपको पता आया कि ए सी डी अगर सही पॉइंट्स हैं तो वो इनकरेक्ट वाला पॉइंट बी ही होगा। अब मैं आपको बी पॉइंट बता देता हूँ, बी क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एमसीक्यू को कैसे कर सकते हैं। कभी कभी डायरेक्टली सही आंसर नहीं पता होता तो हम गलत आंसर को अवॉइड कर कर सही आंसर पर पहुँच जाते हैं। कर्ब्स का मतलब होता है ख़त्म करना, क्या ना। इट कर्ब्स द मार्केटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी। ये कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज किसी भी सिक्योरिटी की मार्केटेबिलिटी को ख़त्म करता है, जबकि उल्टा है, स्टॉक एक्सचेंज की वजह से सिक्योरिटी की मार्केटेबिलिटी क्रिएट होती है। भाई मैंने कंपनी से सिक्योरिटी खरीदी, कंपनी को पैसा दिया, अब कंपनी मुझे मेरा पैसा दोबारा वापस नहीं देगी, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर मैं उस सिक्योरिटी को बेच सकता हूँ। तो इससे तो सिक्योरिटी को मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड हो रही है, ना कि कर्ब्स हो रही है। तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं है। और मुझसे सवाल यही पूछा गया था कि ट्रू क्या नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन में जो गलत है वो सही है। हाँ जी, आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ लीडरशिप व्हेन देयर इज़ नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बीइंग हाईलाइटेड इन द पिक्चर। मतलब कौन सा, यहाँ पर आप बताएं। 3 लीडरशिप स्टाइल हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसेस फेयर। आप बताएं आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ऑटोक्रेटिक। एक आदमी चीख रहा है अपने लोगों पे। ये कहते हैं लॉ का नाम बताइए आप जिसकी और जो रेगुलेट करता है वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को। ये है भाई वो सीकरा एक्ट, मैंने आप लोगों को पहले भी लिखवा रखा है, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ठीक है, आपको ये भी बताया था कि मैंने कि कंपनीज एक्ट जब पुराना हुआ करता था, कंपनीज एक्ट 1956, तो उसी के साथ साथ ये कानून आया था, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। अब कंपनीज एक्ट तो नया आ गया, कंपनीज एक्ट 2013, बट कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज़ के लिए बना हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज के लिए नहीं बना हुआ। कभी गलती से आप कंपनीज एक्ट आंसर टिक कर दें, ठीक है। 17 भी देख लेते हैं अब हम यहाँ पर क्या है। ये स्टाफिंग से लग रहा है मुझे, ठीक है। ऋषि लिमिटेड एक कंपनी है, ऋषि लिमिटेड एक कंपनी है, ये डील करती है लाइट्स में और इल्यूमिनेशन में। वेन एवर द कंपनी इज़ नीड ऑफ डेली वेज वर्कर, कंपनी को ना डेली वेज वर्कर चाहिए, मतलब ऐसे लोग चाहिए जो रोज़ आएँ, काम करें और चले जाएं। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मान लेते हैं कि आपका कोई टैप ख़राब हो गया आपके
वॉशरूम का टैप ख़राब हो गया ऑफिस के, तो आप क्या वहाँ पर कोई ऐसे बंदे को हायर करेंगे जो परमानेंट आपके जॉब पर लग जाए? नहीं ना, आप तो ऐसे बंदे को हायर करेंगे जो काम करे और चला जाए। ऐसे ही वर्कर्स को कहते हैं डेली वेज वर्कर्स। तो आपने एक नोटिस लगा दिया अपनी फैक्ट्री के गेट पे कि भाई हमें डेली वेज वर्कर चाहिए। समझ में आई बात या नहीं आती? तो सवाल ये उठता है कि डेली वेज वर्कर्स के लिए कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज़ किया जाता है? भाई डेली वेज वर्कर्स के लिए जो इस्तेमाल होता है ना, वैसे तो इस्तेमाल होते हैं हमारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, लेकिन कंपनी ने क्या करा, नोटिस लगा दिया। और जब आप नोटिस लगाते हैं तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जब डेली वेज वर्कर की बात आई थी तो मेरे दिमाग में आया लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बुलाऊं, वो डेली वेज वर्कर जैसे लोगों को लेकर आता है। समझ आई बात ये नहीं आती? लेकिन जैसे इन्होंने कहा नहीं, कंपनी ने नोटिस लगा दिया, तो मतलब कंपनी ने किसी का सहारा ही नहीं लिया। कंपनी खुद चाहती है कि कोई उसे पढ़े और आ जाए, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। द आंसर इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। समझ में आई बात ये नहीं आती? ठीक है सर, समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम। ये कहते हैं हाईएस्ट लेवल नीड इन नीड हायरार्की थियरी। जब आप मैस्लोज नीड हायरार्की थियरी पढ़ते हैं ना मेरे बच्चे, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, तो वहाँ पर सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक फिजियोलॉजिकल, है ना। और सबसे लास्ट में, यानी ये सबसे पहली है, और जो सबसे ऊपर आती है वो आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आपसे पहली और आखिरी अगर पूछे तो यहाँ पर तो फ़िलहाल पूछा हाईएस्ट लेवल, तो बेसिक तो बिल्कुल ये हो गई और हाईएस्ट हो गई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। द आंसर इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। समझ में आई बात ये नहीं आती? जी सर, समझ में आई। अब ज़रा देखें भाई, यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग के नाम लिखे हुए हैं और आपको यहाँ पर इन्होंने मैच करने को बोला। भाई वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, नहीं बताया, नहीं पढ़ा आप लोगों ने, तो मैं आपको बताऊँ। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो होती है ना, वो एक तरीके की ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। अब जैसे मान लो किसी को ड्राइवर बनवाना है मेट्रो का, मेट्रो के ड्राइवर के लिए आपने किसी बंदे को जॉब दी, तो अब आप उससे क्या कहोगे? लो जी भाई मेट्रो पकड़ो, ज़रा चला के देखो ड्राइवर साहब, ठोक ठाक तो नहीं रहे, देख लेंगे, है ना, मरने दो, कुछ 200 2000 3000 लोग मरेंगे, कोई मसला नहीं, आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, आपको सिखा रहे हैं हम। कि आप उन्हें ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे? नहीं। मेट्रो जो है वो एक सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है, समझ आई? और सोफिस्टिकेटेड मशीनरी को कभी भी आपको डायरेक्टली नहीं कराया, उसके ऊपर ट्रेनिंग नहीं कराई जाती। वहाँ पर आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाकर दिया जाता है जिससे आपको लगे कि हाँ जी मैं उस सोफिस्टिकेटेड मशीनरी को एक्चुअल में चला रहा हूँ, जबकि आप उसे एक्चुअल में नहीं चला रहे होते। अब मेट्रो के ड्राइवर वगैरह जो होते हैं उनको पहले किसी एक ऐसे ट्रैक पर लेकर चलाया जाता है जहाँ पर कोई ना हो, इंजन की आपको ट्रेनिंग कराई जाती है ना, तो इसे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहते हैं, एक तरीके की ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। अगर आप ए का आंसर देखना चाहते हैं तो ए का आंसर आपका 2 है, ठीक है। तो ए का आंसर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ए और सी में से कोई सही होगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है भाई, यहाँ पर बेसिकली आपको ना कोई ऐसे बंदे के अंदर काम सिखाया जाता है जो अपना ना बड़ा मास्टर होता है वो अपने काम में। यानी जैसे आपने देखा होगा, चले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही बोल देता हूँ, जब भी कोई सीए का स्टूडेंट होता है ना, तो उसे सीए बनने से पहले किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर रहकर काम सीखना पड़ता है। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलरेडी होता है वो एक तरीके का मास्टर वर्कर हो गया, और आपको उनके अंडर रहते हुए काम सीखना है, तो ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। अब कोई प्लम्बर है, उसे भाई प्लम्बरिंग का सारा काम आता है और आप वो काम सीखना चाहते हो, तो आप उस सीनियर प्लम्बर के अंडर रहकर वो काम सीखोगे। एक सीनियर मैकेनिक है, उसके अंडर रहकर आप काम सीखोगे। तो जब आप किसी मास्टर वर्कर के अंडर रहकर कोई काम सीखते हो तो उसे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहा जाता है, और ये एक तरीके की ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो बी का आंसर जो है वो 4th हो गया, और बी का आंसर 4 दोनों के अंदर ही है, तो ए और सी दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब बात आती है इंटर्नशिप ट्रेनिंग की। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या है, जैसे आप मान लेते हैं आप किसी इंस्टीट्यूट का हिस्सा हैं और आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको ट्रेनिंग भी चाहिए बाद में जॉब से पहले। तो इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, किसी बिज़नेस से, जो एक कोई अच्छा बिज़नेस होता है, उससे टाई अप कर लेते हैं कि भाई देखो हम स्टूडेंट पढ़ाएंगे और हम आपके पास उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे। समझ आई? तो ये एक तरीके का काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में और एक बिजनेस फर्म के बीच में, ठीक है। तो इसे इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहा जाता है, और ये भी एक तरीके से ऑन दी जॉब ट्रेनिंग ही होती है।
क्योंकि आप यहाँ पर काम कर भी रहे होते हैं, इंटर्नशिप कर भी रहे होते हैं और काम आपको थोड़े बहुत पैसे भी मिल रहे होते हैं, आप काम सीख भी रहे होते हैं। तो सी का आंसर जो है वो थर्ड है और सी का आंसर थर्ड, सिर्फ इसमें तो आंसर आपको मिल गया है। इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर आप बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन से, कलीग्स से, है ना, वहाँ पर काम करने वाले लोगों से फैमिलराइज करा रहे होते हैं। तो डी का आंसर 1 है और वो यहाँ पर आपको मिलेगा, द आंसर इज ए। चलें भाई, यहाँ पर देखिए और क्या है। डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ मैटर ऑफ डैश एंड दियर एप्लीकेशन इज़ अ मैटर ऑफ डैश। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिराइव करना यानी उनको बनाना, ये किसी और चीज़ का मैटर है, और जब आप उसे अप्लाई करने जाते हैं तो वो क्या मैटर है। देखो भाई ऐसा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाना इज़ अ मैटर ऑफ साइंस, क्योंकि प्रिंसिपल्स जो हैं वो साइंस के तरीके से तैयार होते हैं। लेकिन जब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई करने जाते हैं तो वो एक तरीके से मैटर ऑफ आर्ट है। आपने प्रिंसिपल बना तो दिया साइंटिफिक तरीके से, लेकिन लोगों पर उसको अप्लाई करना ये एक कलाकारी है, क्योंकि हर इंसान अपने आप में एक अलग है, हर मैनेजर अपने आप में एक अलग है। तो हर मैनेजर अलग तरीके से उस प्रिंसिपल को अपने हिसाब से अप्लाई करेगा। तो एक तरीके से इसकी एप्लीकेशन इज़ अ मैटर ऑफ आर्ट, है ना। तो साइंस पहले, आर्ट बाद में, तो आंसर बी हो गया आपका यहाँ पे। हाँ जी, इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई दैट मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कह रहे हैं ये 4 स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, इन चारों स्टेटमेंट को पढ़कर आप बताइए आपको कौन सी ऐसा स्टेटमेंट बताता है, मतलब किस स्टेटमेंट को पढ़कर आपको ऐसा रियलाइज़ होता है कि हाँ जी मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ये कहते हैं भाई टास्क ऑफ अ मैनेजर, मतलब मैनेजर का अगर कोई भी टास्क है, इज़ टू मेक एम्प्लॉयज़ वर्क टूवर्ड्स दी अचीविंग गोल्स। मतलब मैनेजर का दिया हुआ टास्क एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से एनफोर्स करता है कि वो गोल्स को अचीव करने की तरफ जाएं। बी पॉइंट, इन एन ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्स इंडिविजुअल्स हैव डाइवर्स गोल्स। हर इंडिविजुअल अलग अलग तरीके के हैं, तो उनके गोल्स भी अलग अलग तरीके के हैं। तो इससे तो कुछ कंटिन्यूस प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा। ये कहते हैं भाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर ऑलवेज परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर्स, यानी मैनेजर्स को फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को हमेशा परफॉर्म करना पड़ेगा, हमेशा। तो ये ज़्यादा पॉइंट मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूस प्रोसेस को जस्टिफाई कर रहा है। तो आंसर इज सी। ठीक है, हाँ जी, तीसरे पॉइंट को पढ़ते हैं। ये प्लानिंग चैप्टर से रियलाइज़ हो रहा है मुझे, प्लानिंग चैप्टर से। हाँ जी, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एक कंपनी का नाम है, इज़ इंगेज्ड इन दी मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। सही बात है, नाम ही लग रहा था दवाइयों की कंपनी है। यह मैन्युफैक्चर भी करते हैं, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। द कंपनी हैज़ सेटअप एन ऑब्जेक्टिव, कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है, ऑफ इंक्रीजिंग इट्स सेल्स टर्नओवर बाय 20%। ये चाहते हैं कि अपनी सेल्स को 20% से बढ़ाएं। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू डाइवर्सिफाई इनटू बेबी हेल्थ केयर प्रोडक्ट। कंपनी ने क्या किया, अब वो बेबी हेल्थ केयर प्रोडक्ट में अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, यानी अपने आप को और इम्प्रूव कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली द कंपनी हैज़ आइडेंटिफाइड वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। मतलब कंपनी ने अगर ये डिसीजन लिया है कि वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, कई अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे। मतलब इस बिज़नेस को एक्सपैंड करने के कई अलग अलग ऑल्टरनेटिव ढूंढे। दे डिवाइडेड दिस प्रोसेस बाय डिटरमाइनिंग द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, हर ऑल्टरनेटिव को, मतलब भाई किसी भी काम को करने के कई अलग अलग ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, इन्होंने सारे ऑल्टरनेटिव ढूंढे। अब हर ऑल्टरनेटिव के अंदर इन्होंने क्या करे, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स ढूंढने शुरू किए। अब जैसे आपको पढ़ना है तो आप कई अलग अलग टीचर्स ढूंढते हैं, कई अलग अलग ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, हर किसी के पास ट्रायल लेते हैं, उनके पॉजिटिव नेगेटिव्स को देखते हैं। तो जब आप अपने पास बहुत सारे टीचर्स तलाश कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जब आप हर किसी के पॉजिटिव नेगेटिव्स देखते हैं तो इसका मतलब आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। फिर आप सेलेक्ट करते हैं जो आपको सबसे बेस्ट नज़र आता है। इन्होंने भी ऐसा ही किया, विच इज़ द मोस्ट फिजिबल एंड प्रॉफिटेबल। इन्होंने वो प्लान चूज़ किया जो ज़्यादा फिजिबल था, मतलब फिजिबल कहने का मतलब प्रैक्टिकेबल था और ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। तो विच स्टेप ऑफ प्लानिंग हैव बीन फॉलोड इन दी अबव केस। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेप यहाँ पर आपको फॉलो होता हुआ नज़र आ रहा है। देखो भाई, मुझे ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करने वाला पॉइंट भी नज़र आ रहा है, किसी ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने वाला पॉइंट भी यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन फॉलोअप मुझे नज़र नहीं आ रहा। फॉलोअप सबसे लास्ट में होता है, वो नज़र नहीं आ रहा। तो आंसर क्या हुआ, बोथ ए एंड सी।
ठीक है ना, ठीक है, आसान लगे नहीं लगा आपको MCQ ये भी? हाँ जी, कुछ और MCQ भी देखते हैं। स्टेटमेंट 1 कहती है इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट्स विद द प्रोसेस ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं भाई आप, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग फिजिकल में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि उल्टा होता है, फिजिकल सर्टिफिकेट्स इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग में कन्वर्ट होते हैं। जब फिजिकल सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में कन्वर्ट होती है तो उसी को डीमटेरियलाइजेशन कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट 1 गलत है। देयर इज़ नो डेंजर ऑफ थेफ्ट, लॉस और फॉर्जरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इन डीमटेरियलाइजेशन। ये बात सही है। जब आप फिजिकल सिक्योरिटीज़ ख़त्म करके उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो चोरी होने का खतरा, लॉस होने का खतरा, फॉर्जरी कहते हैं नकली सिग्नेचर, है ना, आपका सर्टिफिकेट चुरा कर किसी ने नकली सिग्नेचर कर दिए, तो इन सब का खतरा ख़त्म हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 गलत कह रही है, स्टेटमेंट 2 सही कह रही है। तो आंसर क्या हुआ हमारा यहाँ पर? हाँ जी, स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स। कहाँ पर है भाई? हाँ, 1 इज़ फॉल्स, सेकेंड इज़ ट्रू, तो आंसर इज़ बी। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट एक्ट्स एज अ मीन्स फॉर ट्रांसलेटिंग प्लान इनटू एक्शन। भाई प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट ये ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन है कि आपने जो प्लान बनाया है अब उसको एक्शन में ट्रांसलेट करना, एक्शन में लेकर नहीं आ रहा है, ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजिंग का काम है। ठीक है ना, ये डेफिनेशन भी ऑर्गेनाइजिंग की। वैसे अब आप अगले पॉइंट पर जा सकते हैं, एक और क्वेश्चन देख सकते हैं। पेस एक रेप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है ना, आप भी कभी CA फर्म का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह। पेस एक रेप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बड़ी बड़ी MNCs को, टू बिग MNCs। द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द फर्म आर रिक्वायर्ड टू ट्रैवल टू दिल्ली। अब ये जो CA फर्म है इन्होंने क्या कहा कि भाई ये दिल्ली ट्रैवल कर रही हैं एंड NCR, फॉर विच दे यूज़ कंपनीज कार, और उसके लिए ये कंपनी की गाड़ियाँ यूज़ करते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। अब फर्म ने डिसाइड किया कि वो अपनी पेट्रोल कार को इलेक्ट्रिक कार्स में कन्वर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों की वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि भाई पेट्रोल कार ज़्यादा पेट्रोल मतलब पॉल्यूशन जनरेट करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि डायमेंशंस एक नहीं है, दो हैं, एक से ज़्यादा हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से डायमेंशंस आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं? देखो भाई, सबसे पहले तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की बात हो रही है, तो सोशल एनवायरनमेंट है। फिर पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में जा रहा हो तो ये टेक्नोलॉजी है। तो आपको यहाँ पर जो है वो सोशल और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है। द आंसर इज डी। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ रेलेवेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस। मैनेजमेंट एज साइंस अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में, तो ये कह रहे हैं कि इन चारों में से कौन सा उसका फीचर नहीं है। तो भाई देखो ऐसा है, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर होते हैं। ये तो भाई हमने पढ़ा था मैनेजमेंट साइंस में। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, हाँ जी, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये भी हमने पढ़ा था कि हाँ जी भाई सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है ना। मैनेजमेंट जो है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ये कहते हैं प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर डिपेंड है, ये गलत हो गया। ये मैनेजमेंट एज एन आर्ट का पॉइंट है, तो ये नहीं है मैनेजमेंट एज एन आर्ट में, ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी वाला। ठीक है, ठीक है, चलें भाई अब ये तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं भाई। ये मार्केटिंग से, मार्केटिंग की मार्केटिंग मिक्स होता है ना, मार्केटिंग चैप्टर में मार्केटिंग मिक्स है, प्लेस सॉरी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो ये प्रमोशन वाले से तो आपसे पूछा गया भाई, मैंने बताया भी ये प्रमोशन के, ये प्रमोशन मिक्स हैं, ये चारों प्रमोशन मिक्स हैं। पर्सनल सेलिंग क्या होता है भाई? खुद पर्सनली आप अपने कस्टमर के पास विज़िट करें और जाकर उसे प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करें। समझ में आई बात? ये नहीं आती। सेल्स प्रमोशन में क्या होता है? डिस्काउंट वगैरह देना, कुछ तरीके, कुछ इंसेंटिव्स देना, है ना, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है? आप किसी एक मिडिल मैन का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करते हैं।
ठीक है, पब्लिक रिलेशन में आप कंपनी की इमेज को दूसरों के सामने अच्छा करने की कोशिश करते हैं। समझ में आई बात या नहीं आती? अब आपको इन्हीं में से ये सारी चीज़ें ढूंढनी है। अब ये काम आप अपने एंड पर देख लीजिएगा। मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी इसके अंदर। कुछ और देख लेता हूँ मैं। हाँ जी, चलो ये वाला MCQ भी देख लेते हैं। सम एम्प्लॉयज़ हैव बीन असाइंड द जॉब ऑफ मेजरिंग द आउटपुट इन एन ऑब्जेक्टिव in reliable way. They are applying different technique for achieving the same. Some of these are personal observation, sample checking, etc. They are also keeping the unit of measurement same as that the unit in the standard. ये करें कंट्रोलिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप है? भाई देखो, कंट्रोलिंग प्रोसेस के बहुत से स्टेप थे, जिसमें सबसे पहला था कि सेटिंग स्टैंडर्ड सेट करिए। अब जब स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करिए। देखो मेरी बात सुनो, ये जितना भी ये पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, अगर आप लोगों ने मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस पढ़ा होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सारा वही है। ये मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या होता है कि देखो, बहुत से लोगों को ना, जैसे आप एक सुपरवाइज़र हो, आपको बताया गया कि भाई वर्कर्स जो है ना, वर्कर्स, उनको स्टैंडर्ड दिया गया था कि 50 यूनिट बनाओ। तो सुपरवाइज़र साहब फैक्ट्री में चेक कर कराओ क्या हर लेबर ने आज 50 यूनिट बनाए नहीं बनाए। अब आप किसी वर्कर से खार खाते हो, बहुत गुस्सा होते हो आप उससे, आप उसके पास गए, उसने बना लिए बेचारे ने 50 यूनिट, लेकिन आप जानबूझकर उसके काम में गलती निकाल रहे हो। तो इसका मतलब आपसे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करने को कहा गया है, आप उसे रिलायबल मैनर में नहीं कर रहे हैं, आप उसे पर्सनल खुंदक में कर रहे हैं। तो सबसे पहले यही बताया जाता है कि भाई देखो, कुछ एम्प्लॉयज़ को कुछ जॉब असाइन की गई थी, तो उनके आउटपुट को मेजर करना पड़ रहा है, और जो भी मेजर करे वो उसे ऑब्जेक्टिव और रिलायबल वे में करे, ना कि बायसनेस के साथ करे। ठीक है ना? तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस में ही बताई जाती है बात, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस में। और क्या बताया जाता है कि भाई देखो, जब आप किसी की परफॉर्मेंस को मेजर करो तो आप उसे किस तरीके से कर सकते हो। देखो भाई, सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप जाकर ऑब्जर्व कर लो, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। या कोई बंदा काम कर रहा है, मशीन पे बैठा हुआ है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसके सारे प्रोडक्ट को मत देखो। उसने 10 यूनिट बनाए तो उसका एक दो कोई प्रोडक्ट उठाओ और देखो कि सही बनाया नहीं बनाया। इसे कहते हैं सैम्पल चेकिंग। तो ये एक तरीके से मेजरमेंट करने का तरीका हो सकता है। और एक और चीज़, मैंने आपसे कहा था कि ये देख कर आओ कि 50 यूनिट बनाए नहीं बनाए। अब आप ये तो चेक नहीं कर रहे कि 50 यूनिट बनाए नहीं बनाए, आप उनकी क्वालिटी चेक कर रहे हो। अबे तुझसे यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट चेक करने को कहा है, क्वालिटी चेक करने को नहीं कहा। तो स्टैंडर्ड जिस तरीके से बनाया गया है उसी तरीके से उसकी क्या होनी चाहिए, मेजरमेंट होनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं वो नज़र आती हैं मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस की। तो इसका आंसर ये है। हाँ जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखो भाई, दो वर्ड होते हैं, एक होता है डिस्पर्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग और एक होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर डिसीजन मेकिंग डिस्पर्स्ड है, बटी हुई है, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी एक जगह सिमटी हुई है, एक ही बंदा सारे डिसीजन ले रहा है, तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। समझ में आई बात? ये नहीं आती? डिसीजन का कॉन्सेंट्रेशन सेंट्रलाइजेशन है, डिसीजन मेकिंग का डिस्पर्शन डिसेंट्रलाइजेशन है। समझ में आई बात? ये नहीं आती? बिल्कुल। चलो बाकी के MCQ और आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो, मैंने काफ़ी आपको बता दिए।